हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? ऑप्शन है पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम एंड स्पेंसर। सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवादी की जो अवधारणा है, उस अवधारणा का प्रयोग इनमें से किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? ऑप्शंस में पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम एंड स्पेंसर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या हो जाएगा बताइए। स्पेंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन यानी कि सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो अपनी बुक इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल में दिया था। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सबसे पहले जो सिद्धांत दिया हुआ है वो स्पेंसर ने दिया हुआ है। किस बुक में दिया हुआ है? फर्स्ट प्रिंसिपल में दिया हुआ है। जैसे डार्विन उद्विकास की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से समाज के संदर्भ में सामाजिक उद्विकास की बात किसने की हुई है? हर्बर्ट स्पेंसर ने ही की हुई है। जिस तरीके से जीव का विकास होता है, जीव का उद्विकास होता है या विकास होता है, ठीक उसी तरीके से ही समाज का भी क्या होता है? विकास होता है। एक स्टेटमेंट आता है, समाज सरलता से जटिलता की ओर समाज का विकास होता है, तो ये स्पेंसर का ही है। ठीक है, और इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे, एक शिकारी जिसे सैनिक या फिर युयुत्सु समाज, इस तरीके से लिखा होता है। युयुत्सु समाज या शिकारी इसी को बोल देंगे, या सैनिक समाज, ये स्पेंसर ने ही बताया है। दूसरा जो प्रकार बताया समाज का, औद्योगिक समाज बताया है। तो ये दो प्रकार इन्होंने ही बताए स्पेंसर ने। इसके अलावा समाज के उद्विकास के 3 स्तर बताए हैं। समाज के उद्विकास के एक बताया है इन्होंने आदिम, दूसरा जंगली, और जो तीसरा बताया है वो औद्योगिक बताया है। आदिम, जंगली और औद्योगिक, ये 3 स्तर बताए हैं इन्होंने समाज के उद्विकास के। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार सावेवी एकता किन समाजों की विशेषता है? जो सावेवी एकता है वो किन समाज की विशेषता है? आदिम समाज की, ग्रामीण समाज की, आधुनिक समाज की, या फिर अविकसित समाज की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर? आदि समाज या आदिम समाज, ग्रामीण समाज, आधुनिक समाज, या फिर अविकसित समाज। क्या हो जाएगा? सावेवी एकता किस समाज में देखने को मिलती है, जिसकी बात दुर्खीम ने की हुई है? तो यहाँ पर क्या होगा? आधुनिक समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समाज या शहरी समाजों में हमें सावेवी एकता देखने को मिलेगी। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी यानी सामाजिक सुदृढ़ता का या सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है वो दुर्खीम ने दिया हुआ है। और दो तरह की एकता की बात की है, यांत्रिक एकता जो कि पूर्व औद्योगिक समाज में देखने को मिलती है, और एक है दूसरी सावेवी एकता जिसे वे आधुनिक समाज में बात करते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंस दुर्खीम की बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक का नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। नेक्स्ट जो इनकी बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसके अलावा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें सामाजिक जो धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने। फिर इसके अलावा इनकी एक बुक का नाम है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। तो ये कुछ दुर्खीम की इंपॉर्टेंस बुक्स थी। इसके अलावा जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आत्महत्या का सिद्धांत सुसाइड में बुक में दिया हुआ है, 4 प्रकार बताए हैं आत्महत्या के। इसके अलावा
उन्होंने श्रम का विभाजन जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है, एकता की अभी बात बताई ही गई है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको दुर्खीम से रिलेटेड बताई गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन हुआ है वो निम्न में से किसके द्वारा आएगा? बताइए, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है वो इनमें से किसके द्वारा आएगा? ऑप्शन है, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना, या फिर अभिजात वर्ग की क्रांति। क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना, या फिर अभिजात वर्ग की क्रांति। क्या हो जाएगा? मार्क्स के जो उत्पादन प्रणाली बताते हैं ना, उत्पादन प्रणाली जैसे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें परिवर्तन जब आता है तो कहते हैं मार्क्स जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा, तो ये चेंज ही सामाजिक व्यवस्था में चेंज लेके आएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है ना, या अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स किसके हैं? मार्क्स के हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा कार्ल मार्क्स, उसमें मार्क्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। उसमें कॉन्सेप्ट है आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो उन्होंने जो सोशल स्ट्रक्चर के दो टाइप्स बताए थे, जो सुपर स्ट्रक्चर था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना अधिसंरचना। इसके अलावा स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो, और भी जो कॉन्सेप्ट है वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को वहां पर कराया गया है। एंड एक वीडियो आपको मिलेगी कार्ल मार्क्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उस पर बनी हुई है। एंड ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। धर्म को किसने जनता के लिए अफीम कहा है? दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, है ना। इस तरीके से स्टेटमेंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स एक वीडियो में कराया गया है, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं है, उन सभी को आप लोगों को देख लेना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन के साधनों में क्रांति। मार्क्स क्या कहते हैं? जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की प्रणाली है, जब इसमें परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाता है। और जो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन प्रणाली है, इसमें वो किसको किसको रखते हैं? उत्पादन शक्ति। अब उत्पादन शक्ति में किसकी बात करते हैं? जो उत्पादन के साधन है। इसके अलावा जो श्रम का जो कौशल है उसकी बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, श्रम का जो अनुभव है उसकी बात करते हैं। उत्पादन संबंध में जो पूंजीवादी समाज में जो सर्वहारा और जो बुर्जुआ वर्ग है उसके बीच में जो संबंध है, अब वो संबंध कैसा है? कार्ल मार्क्स बताते हैं वो संबंध नगद का संबंध है, मतलब जितना काम उतना ही पैसा, बस उतना ही संबंध है, उसके अलावा किसी भी तरीके का उनके बीच में किसी भी संबंध की बात वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मार्क्स का क्या कहना था कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें दो वर्ग है, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति का जो नियंत्रण है वो उत्पादन प्रणाली, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंधों पर है, और श्रमिक के पास क्या है? इन सभी का अभाव है, श्रमिक के पास कुछ भी नहीं है सिवाय उसके श्रम का। तो वो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो वो वर्क करता है, श्रम करता है, और जो श्रमिक वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग है जिसके पास सभी कंट्रोल है, तो यानी कि उत्पादन की शक्तियां, प्रणालियां जो सभी हैं वो पूंजीपति के नियंत्रण में है, और पूंजीपति इसका फायदा उठाता है, श्रमिकों का शोषण करता है, घंटों घंटों काम करता है, और जितना वर्क लेता है वो श्रमिकों से उसका जो मेहनताना है वो उचित मेहनताना भी श्रमिक को नहीं देता है, तो ये वो शोषण करता है। और जब वो श्रमिकों में ये चेतना आती है कि पूंजीपति उसका शोषण कर रहा है, इसके अलावा जो सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, जो पूंजीपति को मिलता है सरप्लस वैल्यू, यानी कि जितना वस्तु के उत्पादन में पूंजीपति ने खर्च किया प्लस श्रमिक को जो दिया है उससे भी ज्यादा जब वो वस्तु बेच रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा जो उसको मिल रहा है
उसका जो एक्स्ट्रा सरप्लस वैल्यू है वो भी वो पूंजीपति अपने पास रखता है, उसको भी श्रमिक से शेयर नहीं करता है। तो जब इस तरीके से जब उसका शोषण होता है श्रमिक को, जब श्रमिक में चेतना आती है कि नहीं शोषण हो रहा है, तो जो श्रमिक का ये स्वयं में वर्ग था, तो ये सभी जब चेतना आती है उसके बाद स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं। श्रमिकों का वर्ग होता है, खुद के लिए वर्ग होता है, स्वयं के लिए वर्ग होता है, और ये वर्ग पूंजीपति के विरुद्ध क्या करता है, विरोध करता है, संघर्ष करता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो वर्ग संघर्ष होता है, जब ये वो संघर्ष करेगा श्रमिक वर्ग, तो इससे क्या होगा, उसके बाद पूंजीपति का जो संघर्ष करेगा श्रमिक वर्ग, उससे पूंजीपति समाज का अंत होगा। और फिर उसके बाद समाजवाद, एक नया समाज आएगा, और कार्ल मार्क्स उस समाज का नाम क्या रखते हैं, समाजवाद रखते हैं, जिसमें सब समानता होगी। जैसे कि पूंजीपति में असमानता थी, पूंजी का संकलन कुछ लोगों के हाथ में था, नियंत्रण में था, जिसको वो पूंजीपति बताते हैं कार्ल मार्क्स। लेकिन ये जो समाजवाद है, इस समाज में समानता होगी, कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि पूंजीवादी समाज में था पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। यहाँ पर समाजवाद में कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं है, सब समान है, सब समान है, वर्ग व्यवस्था नहीं है, तो कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। ठीक है, समानता का जो स्तर है वो देखने को मिलेगा। तो मार्क्स इस समाज की बात करते हैं, समाजवाद की, और इस तरीके से भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो समाजवाद की अवधारणा किसने दी है, तो ये भी याद रखिएगा किसने बात की, कार्ल मार्क्स ने ही की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना। ऑप्शन बी है कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना। एंड ऑप्शन सी है नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ महसूस पाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मानक शून्यतावादी आत्महत्या है वो इनमें से किसका परिणाम है? व्यक्ति सोसाइटी या ग्रुप से ज्यादा घुल मिल जा रहा है, उस वजह से सुसाइड कर रहा है, उसे हम मानक शून्यतावादी आत्महत्या कहेंगे। या फिर कठोर सामाजिक नियम है, कानून है, या फिर शिथिल समूह एकीकरण या अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की जो भावना होती है उस वजह से व्यक्ति कर रहा है सुसाइड, या नियमहीनता की स्थिति आ रही है और व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर रहा है, सोसाइटी से अलग महसूस कर रहा है, उस वजह से सुसाइड कर रहा है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है सही। क्या होगा, किसको मानक शून्यतावादी आत्महत्या कहते हैं? दुर्खीम किसका परिणाम होगा इनमें से? क्या होगा राइट आंसर? दुर्खीम ने अपनी बुक, जो उनकी बुक का नाम है सुसाइड, उसमें सुसाइड की 4 टाइप्स बताए हैं। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है 4 प्रकार, और एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चारों के नाम याद करने हैं, 4 क्या क्या होती हैं वो भी याद करना है। ठीक है, तो पहला जो आत्महत्या का प्रकार बताते हैं वो बताते हैं अहमवादी आत्महत्या। इसे व्यक्ति निजी असफलता होती है, जो उसकी पर्सनल है ना, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख होते हैं या असफलता है, उस वजह से जो आत्महत्या करेगा वो अहमवादी आत्महत्या में आएगा। सेकेंड नंबर पे जो परार्थवादी आत्महत्या है, इसमें समाज के जो मूल्य हैं, नियम है, उनके प्रति वो अधिक अनुरूपता दिखाता है। ठीक है, तो उनको अधिक फॉलो करता है। अनुरूपता मतलब समाज के नियम मानकों का के अनुरूप व्यवहार करना। तो जो नियम मूल्य है उनके प्रति अधिक अनुरूपता, या फिर समाज के प्रति जो लगाव है, लगाव की जो भावना है, उस वजह से व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा सती प्रथा, या फिर इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं देश की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए जो शहीद हो रहे हैं लोग, वो आ जाएगा। इसके अलावा भाग्यवादी, तीसरी आत्महत्या भाग्यवादी बताते हैं। समाज के नियम मूल्य व्यक्ति पर आरोपित इतने हो जाते हैं कि व्यक्ति के लिए जीना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे जो दास प्रथा थी, दासों के द्वारा जो आत्महत्या होती है, दहेज प्रथा की वजह से जो आत्महत्याएं देखने को मिलती हैं, या फिर बाल विधवाओं का जो आत्महत्या करना है, ये सभी इसमें आ जाएंगे भाग्यवादी में। लास्ट में जो प्रतिमानहीनता या एनोमी जिसको हम बोलते हैं, एनोमी सुसाइड, उसमें क्या होता है, जो समाज के नियम हैं, मूल्य हैं, प्रतिमान है, ये खत्म हो जाए। अब जब समाज में नियम मूल्य प्रतिमान ही नहीं होंगे तो समाज में कैसी व्यवस्था होगी, अराजकता की व्यवस्था होगी। ठीक है, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति सुसाइड करेगा, खुद को अकेला महसूस करेगा, नियमहीनता की जब सिचुएशन आएगी, तो जब व्यक्ति सुसाइड करेगा तो उसको ही ये क्या कहलाएगी, ये कैसे सुसाइड में आएंगी, प्रतिमानहीनता या एनोमी सुसाइड जो बोलते हैं उसमें आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है कहलाती है। ऑप्शंस हैं पश्चिमीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण या फिर आधुनिकीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति है या फिर कोई जनजाति है या फिर कोई समूह, ठीक है, निम्न हिंदू जाति, जनजाति या फिर समूह, ये किसी उच्च जाति में या जो द्विज जाति है उसकी दिशा में जो अपने रीति रिवाज, कर्मकांड है, जीवन पद्धतियां हैं, इनको बदलता है। तो ये क्या कहलाएगी? पश्चिमीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण या फिर आधुनिकीकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा एम एन श्रीनिवास की अवधारणाएं, उनमें दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इनके, श्रीनिवास के, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा और दूसरी डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति की अवधारणा। दोनों ही वीडियोस को आपको देखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जो श्रीनिवास इन्होंने किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया है ये भी पूछते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न आता है। तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये एम एन श्रीनिवास की बुक है जिसमें उन्होंने अपना जो संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। और किस जाति का अध्ययन करके दिया है? तो याद रखिएगा, रामपुरा की कुर्ग जाति है। ठीक है, रामपुरा की कुर्ग जाति है, वहां पर उसका अध्ययन करके उन्होंने वहां देखा कि जो गतिशीलता है, जातियों में जो गतिशीलता है वो पाई। फिर उसके बाद उन्होंने संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। तो ठीक है, तो ऐसे भी पूछते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है मेन संस्कृतिकरण का वो है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, हम किसको हम कहेंगे संस्कृतिकरण, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में देखा, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि उन वीडियोस को वहां पर फोल्डर में जाकर देख लीजिए। वहां चूंकि वो वीडियो ही पर्टिकुलर उस टॉपिक को बना हुआ, तो वहां पर कुछ ज्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर हो सकता है कुछ बातें रह जाए। तो वहां पर रामपुरा की जो कुर्ग जाति, इसमें जाति गतिशीलता देखी और फिर वहां पर उसका अध्ययन किया, फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब इसमें क्या होता है संस्कृतिकरण में, तो इसमें एक ये चीज याद रखिएगा, इसमें जाति पदक्रम में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई अब जो निम्न जाति है, हिंदू जाति या जनजाति है या समूह है, वो उच्च और द्विज जाति की दिशा में उसके जो अपने रीति रिवाज है, कर्मकांड, जो उसका खुद का लाइफ स्टाइल है, उसको छोड़ करके सामने द्विज जाति या उच्च जाति का जो लाइफ स्टाइल है, उसके जो रीति रिवाज है, कर्मकांड है, उनको फॉलो करती है। और यह अपेक्षा रखते हैं, और ये फॉलो भी कुछ समय के लिए नहीं है, 2-3 पीढ़ियों तक का है। और ये अपेक्षा रखती है, उम्मीद के साथ फॉलो करती है, अनुकरण करती है उन सभी का, कि उनकी जो जाति में स्थिति है, जाति पदक्रम में उनका जो स्थान है वो बेहतर होगा, उनमें सुधार आएगा। ठीक है, तो यही संस्कृतिकरण है। तो ये जो जाति पदक्रम है उसमें परिवर्तन की बात करता है, और जो संस्कृतिकरण है वो हो जाएगी गतिशील अवधारणा। ठीक है, ऐसे भी पूछते हैं। और इसका संबंध यानी संस्कृतिकरण का संबंध किससे है? परिवर्तन से। बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। तो ऐसे भी आप रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो संस्कृतिकरण का संबंध है वो केवल ब्राह्मण जाति से नहीं है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। संस्कृतिकरण का जो संबंध है वो केवल ब्राह्मण जाति से नहीं है, उच्च और द्विज जाति से है, या डोमिनेंट कास्ट आप बोल सकते हैं, उससे है। ठीक है, और ये केवल हिंदू जाति तक नहीं सीमित है, हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, इसे जनजाति या अर्ध जनजाति में भी देखने को मिला है ये प्रोसेस संस्कृतिकरण का। ठीक है, जनजाति और अर्ध जनजाति में भी देखने को मिला। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी हो, सभी में पूछा जा चुका है कि ये जो चेंज है वो कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, ये केवल पोजिशनल चेंज है। ठीक है, पोजिशनल क्या है? चेंज है।
जो व्यक्ति की स्थिति है उसमें जो सुधार है, उसमें जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो योगेंद्र सिंह है, ठीक है, उन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में क्या कहा कि जो संस्कृतिकरण है उसको वे अग्रिम समाजीकरण या फिर विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया बताया। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण या विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया माना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का है। विभेदीकरण का उदाहरण पूछा जा रहा है ना कि स्त्रीकरण का है। ऑप्शंस में है वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? लिंग, जेंडर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। विभेदीकरण मतलब कुछ जो समान विशेषताएं या जो समान लक्षण या गुण हैं उनके आधार पर विभिन्न समूहों को अलग अलग रखना या अलग अलग किया जाना। जैसे कि सारी महिलाओं को मंदिर में देखा नहीं आपने, सारी जो महिलाएं होती हैं उनको एक लाइन में रखा जाता है, लगाया जाता है, और जितने जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी अलग लाइन बनी होती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लास में जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है, या लाइन में छोटे बच्चों को आगे लगाया जाता है, बड़े जो बच्चे होते हैं वो पीछे लाइन में लगते हैं। यहाँ पर जो विभेदीकरण है और जो स्त्रीकरण है दोनों में समानता क्या है कि दोनों में एक चीज देखने को क्या मिलती है, जो असमानता है। ठीक है, असमानता है, लेकिन विभेदी इसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन में भी असमानता होती है और इसमें विभेदीकरण में भी अंतर है। लेकिन जो असमानता विभेदीकरण में है वो ऊंच नीच का नहीं है। जब विभेदीकरण में उच्च नीच का भाव जुड़ जाए, यानी कि जैसे मेल फीमेल है, तो जो मेल है, पुरुष है, वो स्त्री की अपेक्षा क्या है, अधिक शक्तिशाली है। अगर ये विचार जुड़ जाता है, उच्च नीच का जो भाव है ये जुड़ जाएगा, तो वो विभेदीकरण नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीकरण कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जेंडर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हो। ऑप्शंस हैं विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पर, दोनों ही यानी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जो किंसिप सिस्टम है, नातेदारी व्यवस्था है, उसमें समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन से संबंध आ जाएंगे, विवाह संबंध, जो रक्त संबंध है, या फिर ये दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों ही, विवाह संबंध और रक्त संबंध दोनों ही। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। जो नातेदारी जो व्यवस्था है इसमें रक्त संबंधी में कौन कौन से आएंगे, माता और पिता दोनों के ही ओर से जो सभी नातेदार है वो आ जाएंगे इसमें। माता पिता की ओर के सभी नातेदार इसमें आ जाएंगे। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रक्त संबंधी भी दो प्रकार के हैं। एक हो जाएगा पितृ संबंधी, यानी पिता की ओर से, जैसे पिता की ओर से दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, ये सभी, ताऊ जी, ये सभी आ जाएंगी। हाँ, और इसके अलावा मातृ पक्ष की ओर से, मातृ संबंधी की ओर से कौन आ जाएगा, मम्मी की ओर से, मम्मी की फैमिली की तरफ से। ठीक है, माता की ओर से इसमें नानी नाना है ना, और इसके अलावा जो मामा मामी या ममेरे भाई बहन, ये सभी आ जाएंगे। और भी जो मम्मी की फैमिली की ओर से, माता की ओर से है, वो सभी रिलेटिव्स इसमें आ जाएंगे। तो ये रक्त संबंधी में भी दो। ठीक है, रक्त संबंधी में क्या बताया गया, माता पिता की ओर के सभी नातेदार। अब इसके भी दो टाइप है, एक हो गया पितृ संबंधी और मातृ संबंधी। अब विवाह संबंधी में, यानी कि विवाह के बाद पत्नी के जो पत्नी से जो संबंधित नातेदार है, ठीक है, जैसे कि ससुर, सास, जो वाइफ है, वाइफ का भाई है, जैसे साला बोला जाता है, वो और उसकी वाइफ, जैसे कि उसको बोलेंगे साली, वो सभी इसमें आ जाएंगे नातेदारों में, तो वो विवाह संबंधी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को हम क्या कहेंगे? परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? परिहार व्यवहार, अवॉइडनेस रिलेशनशिप जो होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जोकिंग में क्या होता है? जोकिंग रिलेशंस में क्या होगा? दो संबंधियों के बीच में घनिष्ठता है, हंसी मजाक पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जीजा सालियों के बीच में या देवर भाभी के बीच में जो हंसी मजाक है वो जोकिंग रिलेशंस में आ जाएगा। इसके अलावा जो परिहार व्यवहार है इसमें अवॉइडनेस में क्या आएगा? दो नातेदारों के बीच में अंतर क्रिया का निषेध होता है, अंतर क्रिया बातचीत नहीं होती है, जैसे कि ससुर और बहू के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जेठ में, है ना, जेठ में आ जाएगा, जेठ और जो वो बहू, ससुर के अलावा जेठ और उसमें बहू में जो लगेगी उसके बीच में जो बातचीत होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा ये ट्राइबल्स में भी देखने को मिलता है, जो परिहार है ना, परिहार वाला व्यवहार, ये ट्राइबल्स में भी देखने को मिलता है। अब कौन सी है? जैसे कि श्रीलंका की बेटा जनजाति, उसमें क्या है, जो भाई बहन होते हैं वो एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। सेम चीज श्रीलंका की बेटा जनजाति में भी एक और है, क्रो इंडियन। क्या नाम है उसका? क्रो इंडियन। क्रो इंडियन ट्राइबल्स में भी यही सेम चीज पाया जाता है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका की बेटा जनजाति से रिलेटेड पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण की बात कही गई है? तो जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, उसमें क्या बात की गई है? कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। आर्टिकल जो 17 है उसमें क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अस्पृश्यता के अंत है, अनटचेबिलिटी की जो बात हम करते हैं उसका अंत किया गया है, उसके खत्म की बात की गई है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 335 है उसमें रिजर्वेशन की बात की गई। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस में आ जाएगी? आपके अनुच्छेद 335 में आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 338 है उसमें क्या है? जो अनुसूचित जाति है उसके लिए आयोग की बात की गई है। ठीक है, एससी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एससी के लिए जो आयोग है उसकी बात की गई है। और सेम चीज 338A, इसको 338 अनुच्छेद 338A या अनुच्छेद 338 का भी बोल सकते हैं। इसमें एसटी के लिए आयोग की बात की गई है, कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग के गठन की बात की गई है, और जो अनुसूचित जाति के आयोग की गठन की बात की गई है वो 338 में की गई है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? ऑप्शन है पार्सन्स, टॉयनबी, बोटोमो, श्रीनिवास। भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है, किसका कहना है? पार्सन्स, टॉयनबी, बोटोमो, श्रीनिवास ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर।
मैरिज एंड फैमिली मैसूर है। इसके अलावा जो इनकी एक बुक है इंडियाज विलेजेस, इंडियाज विलेजेस है। इसके अलावा एक बुक हो जाएगी इनकी कास्ट इन मॉडर्न इंडियन एंड अदर एसेस, कास्ट इन मॉडर्न इंडियन इंडिया एंड अदर एसेस। इसके अलावा इनकी बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। फिर नेक्स्ट बुक का नाम है द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज। इसके अलावा जो इनकी बुक्स हैं जैसे कि द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, इसमें डोमिनेंट कास्ट यानी कि जो प्रभुत्व जाति है उसकी अवधारणा दी हुई है। इसके अलावा जो उनकी बुक है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो बुक है कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, ठीक है, याद रखिएगा कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार। ये सारी बुक्स किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांत कारों का है। आइए देखते हैं ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है रेजेनहोफर, मार्क्स डेरेनड्रॉफ, मार्क्स सिमेल पार्सन्स, मार्क्स डेरेनड्रॉफ सोरोकिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। संघर्ष सिद्धांतकारों का इनमें से कौन सा समूह जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए रोसेनहॉफर, मार्क्स डेरेनड्रॉफ, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शनल अप्रोच प्रकारात्मक उपागम की हम जब बात करते हैं तो जैसे फंक्शनल अप्रोच क्या करता है, समाज में संतुलन स्थिरता व्यवस्था की बात करता है, ठीक उसके विपरीत जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है वो क्या करता है, समाज को संघर्ष की एक यूनिट के रूप में देखता है, इकाई के रूप में देखता है, सोसाइटी को संघर्ष की इकाई के रूप में देखता है। और समाज में हम कह लें कि जो समूह है या वर्ग है, दल है, संघर्ष है, इनके बीच में कंपटीशन होता है और जो कंपटीशन तनाव को जन्म देता है और फिर आगे जाकर तनाव संघर्ष का रूप ले लेता है। और ये जो संघर्ष है फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है, जो फंक्शनल अप्रोच है उपागम है वो क्या कहता है, ये जो संघर्ष है वो सिर्फ हिंसात्मक नहीं होता है, वो गैर हिंसात्मक या अहिंसात्मक भी होता है, ठीक है। मार्क्स आर्थिक संघर्षवादी में आर्थिक वर्ग संघर्ष की, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, वर्गों में संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स ने की है, ठीक है। डेरेनड्रॉफ ने बात की है। फंक्शनल जो प्रकारात्मक संघर्षवादी में आते हैं वो लेविस कोजर आते हैं, ठीक है, लेविस कोजर आते हैं। और इसके अलावा जो लुइस कोजर है, उसके अलावा कोजर के अलावा सीमेल भी आते हैं जिनको प्रकारात्मक संघर्षवादी बोला जाता है। सीमेल क्या कहते हैं कि समाज में जो संघर्ष है, समाज के लिए समाज के विकास के लिए संघर्ष को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि समाज के विकास के लिए संघर्ष को किसने आवश्यक माना है, तो सीमेल ने माना है। और जो टर्नर है, टर्नर ने ही जो लुइस कोजर है उनको प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहा था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कोजर को प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहा है, तो याद रखिएगा टर्नर ने कहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक कलात्मक विज्ञान इनमें से किसने कहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। C.H. फुले, W.I. थॉमस, पेरेटो, मैक्स वेबर। C.H. फुले, W.I. थॉमस, पेरेटो, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है, ये किसका कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, समाजशास्त्र को कलात्मक विज्ञान किसने कहा है, C.H. फुले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी हुई थी। प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्होंने किस बुक में दी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बुक आई है 1909 में, ठीक है, 1909 में बुक आई है, ये 9 है, ठीक है।
सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बुक आई है, जिसमें कि इन्होंने प्राइमरी जो ग्रुप है, प्राथमिक समूह, उसकी अवधारणा दी। और प्राथमिक समूह को खोले क्या बताते हैं कि ऐसा व्यक्तियों का समूह जिनके बीच में आमने सामने के संबंध और सहयोग पाए जाते हैं। और 3 तत्व बताते हैं, प्राथमिक समूह के 3 मूलभूत तत्व बताते हैं। कौन कौन से? शारीरिक समीपता, ठीक है, इसके अलावा लघु आकार और संबंधों की अवधि। ये 3 तत्व हैं जिनकी बात CH फूले ने की है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? ऑप्शंस है अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, मैकेवर। सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, किसका कहना है? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन या फिर मैकेवर? क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, किसने कहा है? ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सीमेल, मैक्स वेबर। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सीमेल, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन किसने कहा है? समाजशास्त्र, ठीक है। क्या होगा? अगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट है। और समाजशास्त्र से पहले इन्होंने क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ये भी पूछा जाता है, 1838 में नाम दिया था, ये याद रखिएगा। विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है। पहले नंबर पर किसकी बात करते हैं? पहले नंबर पर मैथ्स को रखते हैं, गणित शास्त्र। दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोल शास्त्र बोलते हैं। तीसरे नंबर पर रखते हैं ये फिजिक्स, यानी कि जिसे भौतिक शास्त्र बोला जाता है। चौथे नंबर पर केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र को रखते हैं। 5th नंबर पर बायोलॉजी, जिसको कि जीव विज्ञान बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। लास्ट में 6th नंबर पर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की ये बात करते हैं। तो ये सीक्वेंस में लगाने को आता है, क्रम में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले मैथ्स की बात की है, गणित की। सेकेंड नंबर पर एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र की बात की है। 3rd नंबर पर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की। 4th नंबर पर केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की। 5th नंबर पर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। लास्ट में इन्होंने सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की बात की है। और सोशियोलॉजी को इन्होंने मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा है। मदर ऑफ ऑल सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा है, ठीक है। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की जननी है, ये किसने कहा है? अगस्ट कॉम्ट ने कहा है। एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है? ऑप्शन है दुर्खी, टॉनीस, CH फूले, H स्पेंसर। सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में किसने व्यक्त किया है समाज को? समाज को उद्विकास, जो उद्विकासीय क्रम में जो विकास हुआ है, जिसको वे सरल समाज या फिर द्वियौगिक या त्रियौगिक में बताते हैं, वो है, इनमें से कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी। ऐसे भी पूछते हैं सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित, और ऐसे भी पूछते हैं सरल समाज, द्वियौगिक या त्रियौगिक समाज की बात किसने की है? तो याद रखिएगा, स्पेंसर ही है। और इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, एक बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स नाम है। नेक्स्ट जो बुक है सोशल स्टैटिक्स, क्या है? सोशल स्टैटिक्स बुक का नाम है। एंड एक इंपॉर्टेंट बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल करके एक बुक है,
वो इनकी बुक है। इसके अलावा जो इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो सामाजिक संरचना है इसका जो बात की हुई है वो किसने की हुई है, सामाजिक संरचना की जो बात है सबसे पहले वो किसने की हुई है, हर्बर्ट स्पेंसर ने की हुई है। और जो स्पेंसर है वो सामाजिक संरचना की जो तुलना है वो मानव शरीर से करते हैं, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसने सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से की है, तो स्पेंसर ही है। और स्पेंसर कहते हैं जिस तरीके से बॉडी के जो पार्ट्स हैं, शरीर के अंग है, जैसे हाथ पैर है ना, आंखें हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, और भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है ना, पेट हो गया, फेफड़े हो गए, है ना, दिल, ये सभी अलग अलग होते हुए भी एक जुड़कर, एक अलग अलग होते हुए अपना अलग अलग काम करते हुए आपस में जुड़कर एक यूनिट, एक इकाई, एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरीके से ही समाज की भी जो इकाइयां होती हैं, समाज की जो यूनिट्स हैं, जैसे कि उसमें वे परिवार की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा की जो व्यवस्था है, या और अन्य संस्थाएं, विभाग की जो संस्था है, या और भी जो अभिकरण है, ये सभी इकाइयां क्या करती हैं, आपस में मिलजुल करके एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। तो ये याद रखिएगा, किसने सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से की है, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं पी ए सोरोकिन, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, पैरेटो, टॉलकेट, पार्सन्स। सोरोकिन, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, पैरेटो, पार्सन्स ऑप्शंस में है। अनुकूलनात्मक संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किसने दिया हुआ है? तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? ऑकबर्न का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना की भी अवधारणा दी थी, दो तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और इनकी बुक का नाम क्या है? सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर, ये ऑकबर्न की बुक का नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचालित औजारों का प्रयोग। विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचालित औजारों का प्रयोग। औद्योगिक समाज के में से कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? पूर्व औद्योगिक समाज की ऑप्शंस हैं सेंट साइमन, किंग्सले डेविस, एस जोबर्ग, रॉबर्ट पार्क। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसकी थी? साइमन, किंग्सले डेविस, जोबर्ग, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस जोबर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रतिमान जो स्थिर हैं, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में या एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा बताइए।
सांस्कृतिक सार्वभौमिकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता है, रॉल्फ लिंटन का है। सभी संस्कृतियों में तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सच बोलना, ईमानदारी, बड़ों का आदर करना और भी, ठीक है। तो ये सभी कल्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, रॉल्फ लिंटन का है। और आपको एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, स्टेटस रोल एंड कल्चर। स्टेटस रोल एंड कल्चर नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। वहां पर इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टेटस यानी परिस्थिति से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, जैसे कि परिस्थिति क्रम क्या होता है, अर्जित परिस्थिति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, और बहुल परिस्थिति क्या है, परिस्थिति प्रतिमान क्या होते हैं, परिस्थिति तनाव क्या है, परिस्थिति संघर्ष क्या होती है। इसके अलावा भूमिका से संबंधित और भी परिस्थिति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उसमें, ठीक है। और जो रोल है यानी भूमिका, तो जो भूमिका है, बहुल भूमिका क्या है, भूमिका सकुल क्या होता है, और जो भूमिका तनाव है या भूमिका संघर्ष क्या है, और भी इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है रोल से रिलेटेड। इसके अलावा कल्चर, संस्कृति तत्व क्या होती है, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा क्या है, किसकी है, ठीक है, किसकी है, किसने दिया है कॉन्सेप्ट। तो ये सभी कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये स्टेटमेंट देकर पूछा गया, ऐसे ही स्टेटमेंट देकर के पूछा जाता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, सिर्फ याद करने से नहीं है कि किसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलना है, इस तरीके से स्टेटमेंट देकर के पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूछते हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट का नाम नहीं पूछते हैं कि किसने दिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या, किसने दिया है, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट है क्या, तो वो पता होना चाहिए। तो वहां पर उन वीडियोस को देखकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज जो पूछे जा चुके हैं अब तक के सभी एग्जाम्स में, उनको भी उन वीडियोस में कराया गया है। तो अगर आप वो उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है। ऑप्शन है गृह, सड़क, व्यक्ति, प्रतीक। गृह, सड़क, व्यक्ति, प्रतीक ऑप्शंस में है। संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है। सही रूप में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है ब्रह्म आश दैव प्रजापत्य, ऑप्शन बी है दैव आश ब्रह्म प्रजापत्र, सी में है ब्रह्म दैव आश प्रजापत्य, या फिर एंड ऑप्शन डी में है प्रजापत्य आश ब्रह्म या फिर दैव। क्या हो जाएगा सही में, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विवाह के 8 स्वरूप है, उसमें से 4 स्वरूप प्रशस्त यानी कि उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो अप्रशस्त यानी कि निम्न कोटि के आते हैं, निम्न कोटि में आएंगे, ठीक है। 4 प्रशस्त उच्च कोटि में और 4 निम्न कोटि या अप्रशस्त श्रेणी में आएंगे। जो प्रशस्त है वो ब्रह्मदेव आश है, ब्रह्मदेव आश प्रजापति हो जाएंगे। इसके अलावा जो अप्रशस्त में आएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, असुर, राक्षस, गंधर्व, पैशाच, ठीक है। असुर, राक्षस, गंधर्व, पैशाच ये आ जाएंगे। जो गंधर्व विवाह है वो अभी जो लव मैरिज है ना, वो वही उसी में आता है, उसके एग्जाम्पल में आएगा। तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी पूछते हैं, सीक्वेंस से पूछ लेंगे, क्रम में लगाइए, और कौन कौन से हैं किसमें आएंगे, ऐसे भी करके पूछते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियां रूढ़ियां बन जाती हैं जब, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है, उनकी पूर्ति समूह के यानी कि जनरीतियों की पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है तब। सेकंड कह रहा है, समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है तब। सी कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं तब।
एंड लास्ट में फोर्थ है उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जब जुड़ने लग जाते हैं तब जनरीति रूढ़ि का रूप ले ली। संस्थाओं का विकास की बात किसने की थी? समनर ने की थी। समनर का कॉन्सेप्ट है, आपको बताया गया है, इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। जनरीति मनुष्य द्वारा किसी नीड्स को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होता है, फिर प्रयास वो खुद करते, समाज के लोग करने लगते हैं जनरीति का रूप, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनाया जाने लगता है तो प्रथा का, और फिर जब वो समाज के द्वारा लोगों के लिए कल्याणकारी बन जाती है और रूढ़ि का रूप ले लेती है, ठीक है, कल्याणकारी हो जाती है तो उस लोग से बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए, तो रूढ़ि का रूप ले लेती है। और फिर उससे रिलेटेड, रूढ़ियों से रिलेटेड, यानी कि जब वो चूंकि समाज के लोगों के लिए कल्याणकारी है, उससे उनके नीड्स पूरी हो रही है, तो उसकी सुरक्षा बनी रहे और आगे निरंतरता वो आगे रहे भी, इसके लिए समाज के द्वारा, समाज के सदस्यों के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और निरंतरता रहे आगे भी। तो उसके लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो ही संस्था कहलाते हैं आगे जाकर, ठीक है। तो ये संस्था का जो विकास की बात की थी वो समनर ने की थी। और यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जनरीतियों की पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझे जाने लगती है तो वो रूढ़ि का रूप लेगी और उचित और अनुचित संबंधी विचार भी उनसे जुड़ने लग जाएंगे। कई जो व्यवहार है वो सही है कि गलत, तो ये जो विचार है ये भी उससे जब जुड़ने लग जाएंगे तो वो रूढ़ि का रूप ले लेंगे। अब इसकी सुरक्षा के लिए और इसकी निरंतरता के लिए जो कानून बनाए जाएंगे फिर वो आगे जाकर संस्था का रूप लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजाति के बदले नृजातीय समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? प्रजाति के बदले नृजातीय समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन है हॉबेल, क्रोबर, स्पेंसर, हक्सले। हॉबेल, क्रोबर, स्पेंसर, हक्सले ऑप्शंस में है, तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार प्रदान नहीं करती है? किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है श्वेत, पीत, लाल, काला। और ये क्या है? पीत है, ठीक है, ता है पीत। कौन सा नहीं है? ऑर्थर कीट हैं, इन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर ही 4 प्रकार की प्रजाति की बात की थी, ठीक है। श्वेत की बात की थी, काली की बात की थी, पीली की बात की थी और भूरी की बात की थी। श्वेत, काली, पीली और भूरी, लाल की बात नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर के काम करते हैं कहलाती है। ऑप्शन है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद भी मिलकर के काम करते हैं वो क्या कहलाएगी? सहयोग कहलाएगी, प्रतिस्पर्धा कहलाएगी, समायोजन कहलाएगी या फिर इनमें से कोई? तो ये यहाँ पर क्या होगा? समायोजन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये सहयोगी प्रक्रिया में आएगी, ठीक है, क्या होगी? सहयोगी प्रक्रिया में आएगी और समाज या व्यक्ति को ये एक जोड़ने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। संघर्ष से जब हम सहयोग की ओर बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से हम संघर्ष से जब हम सहयोग की ओर बढ़ते हैं तो जो पहला चरण है वो समायोजन ही कहलाता है, ठीक है। लोग समायोजन ही करते हैं, वो समझौता ही, जो संघर्ष ना हो
और उसके लिए जो जो भी जो हम सहयोग करते हैं, ठीक है, संघर्ष ना हो, दो समूहों या दो व्यक्तियों के या दो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष ना हो, तो उसके लिए जो समझौता एग्रीमेंट होता है, जो किया जाता है, समझौता किया जाता है, वो भी क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और फीचर में क्या कहा है समझौता या समायोजन के बारे में कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर दो या दो से अधिक समूह संघर्ष को कम करने या रोकने या पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जो भी अंतर क्रिया करते हैं वो समायोजन या समझौता कहलाती है। ठीक है, हालांकि इसमें संघर्ष के जो आगे संघर्ष होने की जो संभावना होती है वो भी मौजूद होती है, इसीलिए बोला जा रहा है संघर्ष को कम करने या रोकने के लिए। ठीक है, कम करने यानी कि ऐसा नहीं है समायोजन में आगे जाकर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं समझौते में। ठीक है, उसमें संघर्ष की संभावना होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार जो परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो क्या था, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, स्वच्छंद उपभोग पर आधारित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दिया हुआ था वेस्टरमार्क ने। इनकी बुक का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इनकी बुक का नाम है। और इसमें वेस्टरमार्क के अलावा जो और भी विद्वान थे जिसमें कि मेलानोव्स्की और जुकरमैन, मेलानोव्स्की और जुकरमैन का भी नाम आता है। और वेस्टरमार्क ने डार्विन की बात का समर्थन करते हुए ये कहा था कि पुरुष का जो स्वभाव है, नेचर है, वो ईर्ष्यालु झगड़ालू कर रहा है और वह जैसे संपत्ति पर एकाधिकार रखता है, ठीक उसी तरीके से स्त्री पर भी संपत्ति की तरह ही वो एकाधिकार चाहता है। और जब इस एकाधिकार की जो भावना है, इच्छा है, जब इसको समाज से मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद ही एक विवाह प्रथा है उसका जन्म हुआ था। और ठीक इसी की बात का जो समर्थन है, जो डार्विन ने कहा था ना, जुकरमैन, मेलानोव्स्की ने जो वेस्टरमार्क है उनका किया था। और वेस्टरमार्क ने डार्विन का समर्थन करते हुए कहा था, और जो वेस्टरमार्क ने कहा उनका समर्थन जुकरमैन और मेलानोव्स्की ने भी किया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है। आइए देखते हैं। जाति परंपरागत रूप में बंध प्रकृति की होती है परंतु वर्ग मुक्त प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी है, जाति की सदस्यता जीवित प्रयत्न नहीं भी चल सकती है। एंड ऑप्शन सी है, जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई है परंतु वर्गों की नहीं हुई है। जाति वर्ण में अंतर्निहित होती है पर वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता। क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जाति वर्ग में अंतर्निहित होता है पर जो वर्ग है वो जाति में अंतर्निहित नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है। अपराध और विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है। ऑप्शन है दुखी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, दुखी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी। अब ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस है एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर। एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर,
SP नगेंद्र। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। यह तर्क है। ऑप्शंस हैं LH मॉर्गन, एडम स्मिथ, RH लोय, ग्रामसी। तो यहाँ पर क्या होगा, RH लोई। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।